बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए बज़िद है और इसके लिए लॉन्ग मार्च के जरिए इनकलाब का दावा तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है। अब देखना ये होगा कि वो दावा इलेक्शन के जरिए पूरा होगा या फिर उसमें खून रेजी का खतरा बरकरार है। इसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल के साथ आमिर साहब का तजिया लूंगी, मगर दूसरी तरफ बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से जो कप्तान के हवाले से चेमगोइयां चल रही हैं उसमें कितनी हकीकत है ये भी आमिर मतीन साहब से जानेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से भी बहुत बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया गया है, मगर कमीशन की कार्रवाई पब्लिक करने समेत एक रिटायर्ड जज की बतौर सरबरा तैनाती कई संगीन सवालात खड़े कर रही है। इसके ऊपर भी तफसील से बात होगी और इसके साथ साथ प्रोग्राम के आगाज पर मैं वेलकम करूंगी इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर असद उमर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। आपकी तरफ आती हूँ, मगर आमिर मतीन साहब, प्रोग्राम मुकाबिल का ये क्रेडिट है कि लॉन्ग मार्च शुरू होने से चंद घंटे पहले एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने इमरान खान साहब का किया। कुछ सवाल जवाब पूरे कौम ने मुझ समेत सुने। एक्चुअल आपको क्या लगा कि खान साहब की डिमांड्स क्या है, क्या चाह रहे हैं, उनका मूड क्या है? इस्लामाबाद जाएंगे, वहां पर बात खत्म होगी या उससे पहले भी कुछ हो सकता है? मैं उसके मुतालिक जो उस इंटरव्यू का पस मंज़र है बिल्कुल आपसे शेयर करूंगा, मगर मुझे बताया गया है कि असद उमर साहब ने 15 मिनट में एक बड़ी क्रूशल मीटिंग के अंदर जाना है। तो मेरा ख्याल वो जो चेमगोइयाँ आप कह रही हैं ना मीटिंग्स की, वो उन्हीं से पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया असद आपका इस क्रूशल मीटिंग से पहले टाइम निकालने का। सर पहले मैं इससे पहले कि और चेमगोइयाँ शुरू हो जाएं, ये क्रूशल मीटिंग जो है ये पार्टी के अंदर की मीटिंग है, ये मुज़ाकरात नहीं है। नहीं, वो मजाक है। असल में आप हमें या अवाम को ब्लेम नहीं कर सकते। ये कन्फ्यूजन इतना है कि पहले प्रेसिडेंट साहब की चेमगोइयाँ होती हैं कि वो मीटिंग है, फिर आपके ये हवाले से चला कि जी बड़ी अहम कोई मुज़ाकरात मीटिंग्स हो रही हैं, फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोई मीटिंग्स नहीं हो रही। तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि पूरा मुल्क इस वक्त जो है ना उसकी आंखें ये धरने पे एक क्राइसिस चल रहा है कि शायद अल्लाह करे यार ये मीटिंग हो ही जाए, मसले का हल निकले। नहीं, वो तो सारी कौम को पता है हल क्या है। वो मीर तकी मीर का एक शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। सारे पाकिस्तान को पता है कि इस बुरान से निकलने का हल एक नया इलेक्शन है। सिर्फ जिनके हाथ में इख्तियार है फैसला करने का, उनको ये नहीं नजर आ रहा। मगर ये पहले हमारा ख्याल था कि ये 5-7 दिन में यहाँ पे पिंडी धरना पहुँच जाएगा। आज फवाद चौधरी ने बताया कि जनाब ये जुलूस जो है हमारा 12 किलोमीटर पर डे के हवाले से जाता है, तो ये तो लगता है 15-20 दिन लग जाएंगे। तो 15-20 दिन जो है उसके बाद एक बड़ी क्रूशल आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी सर पे आ जाती है, तो ये उसके साथ जो कोइंसाइड कर जाता है, तो ये क्या इत्तफाकिया है या ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है? नहीं, देखें हुआ क्या हुआ, ये कि जब हम पहला दिन तो लाहौर के अंदर था, ठीक है, और रात को 1 बजे तक वहाँ पे हम रहे। उसके बाद अगले दिन जब शादरे से मूव किए ना, तो फिर हम जीटी रोड के ऊपर थे और हमने तो जो अंदाजा लगाया कि दिन में जिस वक्त हम मूवमेंट कर सकते हैं उसमें बहुत जल्दी अगर आप लोगों को बुलाएं तो सुबह ज्यादा लोग उस वक्त आते नहीं है, तो आप तकरीबन 1 बजे के करीब शुरू कर सकते हैं। 5:30 मगरिब हो जाती है, ज्यादा 6 बजे तक चलते रहे, अंधेरे में करने का फायदा कुछ नहीं है। उसको देख के टाइम कितना अवेलेबल है, उस टाइम में कितना ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल वाजे हो गया कि जो हम कोशिश कर रहे थे कि जुमे तक इस्लामाबाद पहुंच जाएं, वो नहीं पहुंच सकते। वो अब मैं उसकी वर्किंग करा रहा हूँ, डिटेल वर्किंग करा रहा हूँ। कल तक हमारे पास एक नया खाका आ जाएगा, लेकिन हाँ ये बिल्कुल वाजे हो गया है कि जुमे तक तो नहीं पहुंच सकते, उससे कुछ दिन ज्यादा लगेंगे। तो इससे मैं ये मतलब अखज़ कर सकता हूँ कि आपके जो वर्कर हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो 24 घंटे आपके साथ नहीं चल सकते, ये टाइम की ब्रेक्स ले के उनको चलाना पड़ेगा। नहीं, अच्छा ये भी मैं बता दूं कि ये एक वर्कर नहीं है, ये वो नहीं हो रहा कि सेम लोग हैं जो चल रहे हैं। हर रोज नए इलाके में हम होते हैं और वहाँ के वो लोग होते हैं, वो मुकामी लोग होते हैं। तो ये एक जुलूस नहीं है जो मुस्तकिल वहां से वहां तक चल रहा है।
ये रोजाना जिस आबादियों के अंदर जाते हैं, और आमिर आप पता नहीं कितना देखने का आपको मौका मिला, बाकी तो सड़क पे तो लोग होते ही होते हैं, कोई फुटपाथ खाली नहीं नजर आया मुझे, कोई छतें खाली नहीं नजर आई, कोई खिड़की ऐसी नहीं होती है जहां पे ख्वातीन बच्चे ना खड़े हो। शहर खत्म हो जाते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक नहीं खत्म होती, तो वो उसकी वजह से बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है। मैं ये ग्रैंड स्ट्रेटजी की आगे बात की थी, ये मैंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से भी पूछा था, तो मुझे कोई समझ नहीं आया, थोड़ा सा मेरा कसूर है शायद, कि सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है जो हुकूमत अलायंस है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि उनको जल्द इलेक्शन करवाए जाएं, वो नवंबर तक की बातें कर रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट अभी इतनी ना मुझे उनके लेवरेज नज़र आ रहा है, ना उनकी कोई नीयत लग रही है कि वो उनको पुश करें। तो जब ये आ जाएगा, धरना आपका पिंडी में आ जाएगा, तो व्हाट देन, कैसे आप मजबूर करेंगे इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को कि वो आपकी जो डिमांड्स हैं इलेक्शन ब्ला ब्ला कैसे पूरी होंगी? देखिए, उसके अंदर एक चीज जो बिल्कुल दो टोक कही जा सकती है हतमी तौर पे, वो ये है कि जो भी इस्तेमाल किए जाएंगे, इकदाम जो किए जाएंगे, और आइन और कानून के अंदर रहते हुए किए जाएंगे, लेकिन वो क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको सोचा जा सकता है, सोचा गया है, उसमें से कप्तान कौन सी सिलेक्ट करते हैं, ये जो है ये वक्त आने के साथ ही आपको नजर आएगा। लेकिन ये जरूर है कि कोई शक नहीं रह गया है अभी से लोगों की, अभी वो तो ये तो और भी चलता रहेगा और भी एक्टिविटीज होती रहेंगी, लेकिन अगर किसी को भी शक था कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, वो शक उसके दिमाग से निकल चुका है। कौम फैसला कर चुकी है। अब खतरनाक सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो ये कि ऐसे लगता है कि कौम एक तरफ खड़ी हुई है और रियासत दूसरी तरफ खड़ी हुई है, जो कि ऑब्वियसली एक नहायत खतरनाक आप सूरत हाल कह सकते हैं कि अगर ये बात आगे चलती रही तो इसके नताइज अच्छे नहीं होते ममालिक के लिए। ये सरवत आप कुछ पूछना चाह रही थी, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कर लूँगा, इन्होंने मीटिंग में जाना है। जी जी बिल्कुल, मुझे एक सवाल, खतरनाक सिचुएशन के ऊपर असद उमर साहब ने बात की। असद उमर साहब, आपको नहीं लगता पहले अली अमीन गन्नापुर साहब की स्टेटमेंट, फिर कामरान बंगिश साहब की तस्दीक इसके ऊपर कि डेफिनेटली हम लाइसेंस याफ्ता असला लेकर आएंगे, आपको नहीं लगता कि ये सूरत हाल भी खतरनाक हो सकती है? एक बहुत बड़ी तादाद में अवाम आपके साथ है, कोई भी इस चीज़ को बुनियाद बनाकर असला लेकर आ सकता है और कोई भी खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या पेश आ सकता है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये तो अगर कोई ज़रूरत है, मेरे ख्याल में वाज़ेह थी हमारी पॉलिसी क्या है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो इमरान खान साहब फिर हिदायत जारी कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं किसी को असला वगैरह ले आने की जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग हों। उसके अलावा बाकी पूरे मुल्क के अंदर जहाँ कहीं भी गुजरते हैं लोगों की अपनी सिक्योरिटी वगैरह होती है, वो बेशक करें, लेकिन धरने के अंदर अगर शमूलियत करनी है तो वहाँ पर ये नहीं हो सकता। बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी है हमारी उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी असद, लास्ट क्वेश्चन मेरा, 1 मिनट अगर मुझे इजाज़त दें कि आप, बड़ी अक्लमंदी की बात है ये कहना कि जनाब हम कानून और आइन के दरमियान में दायरे के अंदर रह के करेंगे, ऐसा ही कहना चाहिए और अमन की भी बात करनी चाहिए, मगर ये तजर्बा ये कहता है कि इस तरह के जब प्रोसेशन निकलते हैं, जब हज़ारों आपके बकौल लाखों लोग सड़कों पे होते हैं और वो कई दफ़ा मॉब भी बन जाता है, उसके अंदर कोई एक शरारत से हादसे के तौर पे या किसी भी वजह से एक हमेशा ख़तरा रहता है कोई किसी किस्म की तशद्दुद का। तो उस सूरत हाल में साथ में हम ये भी सुनते हैं कि कानून तो पूरा हो रहा है, मगर काफ़ी दफ़ा सख्त बातें, ये क्रेजी लहरी जो फिल्म एक चल रही है साथ में, ये हम इसको कैसे लें? अच्छा देखिए, जैसे आपने कहा कि जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर अवाम एक जगह पर जमा होती है, सड़कों के ऊपर आते हैं, तो ये खदशा ज़रूर हो सकता है कि कोई और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करे। इमरान खान ने तो आज तक कभी नहीं किया, पहली दफा तो नहीं निकल रही है तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर, तहरीक इंसाफ तो कभी भी नहीं करती है, लेकिन खदशा इसका जरूर होता है। और इसीलिए हमारी क्या सारी कौम जो है, जिस तरह आपने कहा, सबकी नजरें लगी हुई है कि फैसला कब होता है, क्या फैसला होना है, क्या फैसला होने की जरूरत है, उसमें तो कोई भाम ही नहीं, कोई दो राय नहीं है फैसला होने की क्या जरूरत है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये फैसला एक नए इलेक्शन का इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये वाहिद रास्ता है पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए। लेकिन जवाब आगे से ये आता है कि ये इसलिए फैसला नहीं हो सकता क्योंकि हम यानी पीडीएम इलेक्शन हार जाएंगे।
मतलब एक तरफ मुल्क का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, दूसरी तरफ चंद सियासी पार्टियों की सियासत दाव पे लगी हुई है। अब आपने फैसला करना है कि दोनों में से किस पलड़े के अंदर अपना वजन डालना है। मैं ज़िम्नन लास्ट क्वेश्चन बस, वो आपका एक बयानिया नज़र आ रहा है कि आप बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर आपके जो एलाई हैं परवेज़ इलाही साहब, वो दूसरे टेंजेंट पे नज़र आ रहे हैं। वो तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी और वो कह रहे हैं कि ना वो बड़े अच्छे लोग हैं और उनका बड़ा आला वो है। तो और साथ में हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर ही आपकी अपनी गवर्नमेंट है, बहरहाल कोलिशन गवर्नमेंट है, तो वो हमारे कैमरा मैनों को मारा पीटा जा रहा है कई लोगों को। तो ये तजाद, इसका कैसे हम क्या मतलब निकालें? अच्छा नहीं, वो कैमरामैन हुआ तो मैंने उसकी वीडियो देखी है, मैं तो खुद वहाँ पे था नहीं, मैं आज पेशावर गया हुआ था मीटिंग करने के लिए। तो जो मैंने देखा है वो तो एक इंफरादी तौर पे एक पुलिस वाला है जिसकी वो हुई लड़ाई, लेकिन जो आप मजमूई तौर पे बात करें, तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान का जो वाकई में एक मजबूत फौज चाहता है, वो इमरान खान है, क्योंकि उसने कभी किसी इदारे को अपने जाती इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। उसने कोई चोरी नहीं की जिसका उसको डर हो कि इदारे उसके ऊपर नजर ना रख सके। तो वो तो चाहता है कि एक मजबूत रियासत हो जिसमें अदलिया भी आजाद हो, फौज भी ताकतवर हो। इमरान खान तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट जो भी फैसला करे, हर फैसला हमारे ख्याल में अच्छा फैसला होता है? नहीं होता। क्या हमें आईनी हक है ये कहने का कि ये वाला फैसला जो है हमें ठीक नहीं लगता या कानून के मुताबिक नहीं लगता? ये हमारा आईनी हक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद उमर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारे साथ। मैं अपने उसी सवाल पे आऊँगी आमिर साहब, वो इंटरव्यू से रिलेटेड, डेफिनेटली लॉन्ग मार्च उसी से रिलेट करता है और हमारी ये क्रेडिट पे है कि उस लॉन्ग मार्च से रिलेटेड जो हिकमत अमली थी, जो स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात थी, जो प्लानिंग्स थी, वो आपके ज़रिए लोगों ने सुना कि खान साहब क्या चाहते हैं। पस मंज़र क्या है, मैं उसके ऊपर आना चाह रही हूँ। मैं सरवत उसकी भी बड़ी तफसील बताता हूँ, मगर फ़िलहाल सूरत हाल इस वक्त जो है ना, कंडीशंस ऑन ग्राउंड ये है कि इस वक्त ज़ाहिर है पूरा पंजाब जीटी रोड जो है वो बंद है तकरीबन, और गुजरांवाले में आज जलसा हो गया और ये चलता चलता ये 10-15 रोज़ लगता भी, और पूरी जीटी रोड आपकी बंद है। जीटी रोड बंद होने से आपकी पाकिस्तान की एक मेन आर्टरी जिसके इर्द गिर्द आपके मेन शहर हैं वो भी बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में ऑलरेडी एक तरफ कंटेनरों की और खंदकों की पता नहीं क्या क्या प्लानिंग हो रही है, साथ में उन्होंने एक पैनिक नज़र आता है कि उन्होंने पहले जो रेड जोन होता था वो बड़ा एक महदूद इलाका होता था, उन्होंने अब 0 पॉइंट तक, जो इस्लामाबाद के जोग्राफिया से वाकिफ़ नहीं है, ये समझ लें कि आधे से ज़्यादा इस्लामाबाद जो है वो उन्होंने बंद कर दिया है कि वहाँ पे जब तक आपकी शनाख्त ना हो। उससे क्या है, कारोबार रुक गए हैं, लोग शनाख्ती कार्ड देख के अगर दुकान के पे जाएंगे तो वो ज़ाहिर है उनके कारोबारी मफाद मुतासिर होंगे। ब्रोक्रेसी बिल्कुल परेशान है और वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रही और उनको नहीं पता कि ये हालात किस रुख जाएंगे, वो एक नज़र आ रहा है। तो उसकी बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक उससे अपने पस मंज़र पे जाने से पहले कि एक बहस बड़ी चल रही है कि नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, तो हर एक की मुख्तलिफ आराएं हैं इस पर। और मज़े की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने 3 ट्वीट्स किए हैं, मेरा वो अगर प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे दिखा सकें। उन्होंने कहा जी ये 10 लाख का जो दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे नहीं इकट्ठे कर सका, तो उनके बकौल आगे भी तफसील है मगर वो उनके बकौल उनको ये 2000 नज़र आ रहे हैं, और गालबन जो पीटीआई के हैं उनको ज़ाहिर है ये लाखों नज़र आ रहे हैं। ट्रूथ इज़ ऑलवेज समवेयर इन बिटवीन। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं उस पर आऊँगा अभी, जो इमरान खान साहब की उससे मैंने की कि स्ट्रेटजी क्या है। ये सिर्फ जीटी रोड नहीं है, मेरा ख्याल है वो मोटरवे के ज़रिए लोग आ रहे हैं, उस पर बात करूँगा। अब मैं आ जाऊँ कि मुझे मौका मिला इमरान खान साहब से ऑन द ईव ऑफ लॉन्ग मार्च इंटरव्यू करने का, और उसका मेरी असेसमेंट है ये, उसका ये कोई उनके एग्जैक्ट अल्फाज नहीं हैं
मगर मैंने जो उससे अखज़ किया वो मैं बता देता हूँ कि उनका लुबे लबाब ये था, और मैंने इंटरव्यू से पहले भी उनसे इनफॉर्मल गुफ्तगू करने का मौका मिला और बाद में भी इनफॉर्मल गुफ्तगू करने का मौका मिला, तो वो एक तो बड़े रिलैक्स थे और वो बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं, उनको कोई परेशानी नहीं नज़र आई। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, लुबे लबाब उसका, उन्होंने कहा जी इसमें हमारा नुकसान क्या है, ये करने में हमारा क्या नुकसान है, हमारे साथ जो ये मैक्सिमम कर सकते थे ये कर रहे हैं, हमारे लोग मुकदमात किए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उनको एक नई रवायत पड़ गई है, उनके बकौल मुबैना तौर पे नंगे किया जा रहा है लोगों को, सब कुछ जो कुछ हो सकता है कर लिया है। और अभी जो है नैब भी उनके पीछे है, FIA भी है, और FIA अभी इसकी तफसील कल बताएंगे कि FIA को वो एक पंजाब के अंदर, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट नहीं है, पुलिस नहीं है, तो उनको पंजाब पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। दुनिया भर में ऐसे होता है कि FBI भी जो है वो लोकल पुलिस को यूज़ करती है। इवन बलोचिस्तान में FC को जब यूज़ करना होता है तो वो भी लोकल पुलिस के साथ चलती है। वो एक पैरेलल फोर्स खड़ी कर रहे हैं कि कानून बना के कि FIA जो है वो एक पुलिस इदारा बन जाएगा ताकि जिसको मर्जी सूबे के अंदर भी उठा सके। तो एक तो वफाक और सूबे की ये लड़ाई बड़े ख़तरनाक हद तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है, ये बढ़ सकती है। दूसरा उनका कहना था कि ये हमारी प्रोटेस्ट करने से कम ये इसमें मेरा ख्याल है असेसमेंट उनकी, मेरी असेसमेंट कि इससे शायद थोड़ा सा जो कर सकते थे वो कर लें, शायद कमी आए। दूसरा उन्होंने कहा, उनके अंदाज़ा जो मैंने लगाया वो ये कि इसकी फ़िक्र जो है ना ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को भी करनी चाहिए, वो इसलिए कि ये बहरहाल ये असद उमर साहब कह तो रहे थे कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं, मगर जिस तरीके से पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि जर्नैलों के जलसों के अंदर नाम लिए जा रहे हैं, इश्तिहारों में उनके लिए इस्तेमाल XYZ किया जा रहा है और लोग उस पर आगे तालियां बजा रहे हैं, तो ये बहरहाल एक ख़तरनाक सिचुएशन है। और उससे आगे ये है कि ये जो मार्च जब पिंडी पहुंचेगी तो मेरा ये है कि उनकी स्ट्रेटजी जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि बिल्कुल वो वहाँ से तो होगा, पूरे GT रोड से गुजर के आएंगे। यहाँ पिंडी पे उन्होंने जो 6-7 एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं ना, इधर से इन्होंने कंटेनर लगाए होंगे, दूसरी तरफ जो है PTI के वर्कर्स होंगे, और उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है कि उनको खाना पानी सब कुछ फराहम किया जाए। तो ये जब कैपिटल आपका समझ लें कि राजधानी का एक मुहासरा हो जाए तो गवर्नमेंट रुक जाती है। और ये 2-4 दिन आप देखें फैज़ाबाद के अंदर वो जो मौलवी हजरात आए थे, 2-4 हज़ार लोगों के साथ उन्होंने इस्लामाबाद बंद कर दिया था। ये तो पूरा एक तरफ से आप देखें कश्मीर हाईवे या जो भी पॉइंट्स हैं सारे वो बंद कर देंगे, तो यहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर के लोग यहाँ नहीं आ सकते, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस तो होगा। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसके अंदर एक मामला ये है कि ये जो जुलूस आएगा ये मरी रोड से आएगा, GT रोड से, क्योंकि इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे जिसको जोग्राफिया का नहीं इस्लामाबाद का पता, वो इस्लामाबाद के एरिया में है। सो ये GT रोड मरी रोड से आएगा। मरी रोड पे GHQ भी आता है, उनकी काफ़ी सारी फौजी यूनिटें भी हैं, तो एक बहरहाल एक तशवीशनाक सूरत हाल ज़रूर है। और उसमें मैं सिर्फ ये मिसाल दे दूं कि ये तशवीशनाक हमेशा होती है और होनी भी चाहिए कि ये JUI के, मैंने वो ख़बर ब्रेक की थी कि मौलाना फजल रहमान पे नैब के काफ़ी सारे मुकदमात बन गए थे और बिल्कुल रेफरेंस बनने जा रहा था, उनके पास शवाहिद भी बड़े थे कि इनके और इनके रिश्तेदारों के पास क्या जायदादें हैं। उनकी तरफ से एक धमकी आई थी कि जी हमारे सिर्फ 200 आदमी जाके ना कराची कोर कमांडर के बाहर खड़े हो जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद से वो एक प्रेशर आया, ये मेरे पास खबर मैं दे रहा हूँ कि नैब वालों का वो खबर ही गायब हो गई, वो तफ्तीश ही गायब हो गई, उसके बाद किसी ने जिक्र ही नहीं किया। तो ये एक इम्पैक्ट आता है जिसका बहरहाल एक मसले का हल निकालना पड़ता है। लास्टली जो इमरान खान की मैंने अंदाज़ा लगाया, उन्होंने तो एक इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर रही है ना, उनको ही हैज़ नथिंग टू लूज़, कि वो एक किस्म की जब भी इलेक्शन होगा तब भी होगा, लोगों की मोबिलाइज कर रहे हैं और कर रहे हैं। वो सेंट्रल पंजाब जो कि गढ़ रहा हुआ है नून लीग का, लाहौर पहले जा चुका हुआ है, ये गुजरांवाले में ये जो जलसे आप देख रहे हैं ये 2000 लोग नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। और सेंट्रल पंजाब के अंदर जो है फैसलाबाद वो पहले नून लीग खो चुकी है, लाहौर भी डिवाइडेड है। अब गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद सियालकोट और नारोवाल डिस्ट्रिक्ट,
नहीं फैसलाबाद नहीं, सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट जो हैं इसके अंदर 100% MPA की और MNA की सीटें जो हैं वो नून लीग के पास है। तो ये उनका आप समझ लें कि पॉलिटिकल जो है ये किला है, ये उनकी फोर्ट्रेस के अंदर दरार डाल रहे हैं वो। तो ये एक लम्हा फिक्रिया होगा, तो उसके पीछे उनकी स्ट्रेटजी है और मैं समझता हूँ कि वो इसको फाइनली कहीं ना कहीं काकड़ मोमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं कि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो ये करना पड़ेगा। तो ये मुझे ग्रैंड स्ट्रेटजी लगती है। आपने वक्फा शायद देना होगा, उसके बाद आप या सवाल आए तो आप बात कर सकती है, मैं मजीद आपको जवाब दे दूँ। नहीं, अभी ब्रेक की तरफ नहीं जा रहे आमिर साहब। मैं एक सवाल आपसे करूंगी और जवाब भी अभी चाहूंगी आपसे। आपने जिस तरह से बात की कि इलेक्शन कैंपेन की शायद वो तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि 60 से ज़्यादा उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे किए, अवाम का जम्मे गफ़ीर उन जलसों में हमें नज़र आया, उसके नतायज जो इलेक्शंस के अंदर हमें नज़र आए डेफिनेटली वो सबके सामने है। उसके बावजूद भी आपको लगता है किसी किस्म के इलेक्शन कैंपेन की कप्तान साहब को ज़रूरत बाकी है? नहीं, वो आपको एक मोमेंटम रखना होता है। इलेक्शन कैंपेन से मुराद ये है कि लोगों की मोबिलाइजेशन। तो लोगों का जब लोग देखते हैं, काफ़ी सारे लोग देखते हैं विनिंग पार्टी के साथ जाना चाहते हैं और हर शहर में जाके वो खुद जब तकरीरें कर रहे हैं तो उससे एक उनकी पार्टी मोबिलाइज रहती है। और वो जो दरमियान में स्वेइंग वोट होता है जो कि न्यूट्रल वोट होता है वो भी आपकी तरफ कई दफ़ा माइल हो जाता है। फिर आप नून लीग के या पीपल्स पार्टी के लोग भी काफ़ी हैं, वो जब देखते हैं कि जनाब ये उस पर भी असर होता है तो ये उनके हार्ट ऑफ देयर सेंटर उसके अंदर से जब ये आप कामयाब जलसे करते हैं तो ये मैसेज चला जाता है हर एक को, ब्यूरोक्रेसी को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, तमाम पावर लॉबीज़ को कि ये इमरान खान आ रहा है। एक बात याद रखें कि उनके पास जो है गवर्नमेंट के पास FIA है, कैपिटल है, नैब है। इमरान खान के पास सबसे बड़ी ताकत उसका है अवामी सपोर्ट, उनका ट्रम्प कार्ड ये है। तो वो अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि अवामी सपोर्ट रखें। और उसके बाद आप ये जो यहाँ मार धाड़ शुरू हुई थी और बहुत ज़्यादा एक बदले का था कि जनाब हमारे साथ जो 4 साल हुई हम उसका बदला ये इनको आएंगे और इनका इरादा था कि इसी साल में वाइप आउट कर देंगे, वाइप ऑफ कर देंगे इमरान खान को। तो इसके बाद से वो ज़रा काम मुश्किल नज़र आएगा, बजाय कि उनका वोट बैंक कम हो उनका वोट बैंक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद जब वाक़यात होते हैं, अरशद शरीफ जैसे वाक़यात, उनकी शहादत हुई है, उससे मैं यकीन करें हमारा तो भाई था, हम सारी कम्युनिटी हमारी बड़ी उदास है। मगर मैं अभी लाहौर इनके इंटरव्यू के सिलसिले में गया हुआ था, मुझे इतने लोग उन्होंने मेरे से अफसोस किया और औरतें रोती भी मिली बेताशा। जो भी मेरा तासुर था, काफ़ी लोगों को पता है कि मेरी उनसे बड़ी दोस्ती थी, मेरे भाई थे तो बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह। तो लोग मेरे से अफसोस कर रहे थे और औरतें और मर्द रो रहे थे कई दफ़ा। तो ये एक इम्पैक्ट भी पड़ा है कि हालांकि इसकी तफ्तीश होनी है और इसकी रिज़ल्ट आना है कि ये किसने क्या किया, मगर ये इनके दौर में हुआ और इनके हवाले से बड़े सवाल हैं। तो वो तफ्तीश जिस तरीके से की जा रही है तो वो मैं कह रहा हूँ अब ब्रेक ले लें, उसके बाद तफसील उसकी बताते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इससे मुतालिक भी डिटेल अपने लोग के साथ शेयर करते हैं। मगर इसके साथ साथ असद उमर साहब ने एक तो वर्जन जो बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से PTI की हैसियत से, PTI के नुमाइंदे की हैसियत से उन्होंने पब्लिक के सामने रखा, मगर क्या आमिर मतीन साहब भी इस बात से एग्री करते हैं कि बैकडोर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे? और जिस तरह खान साहब अगर ये ट्वीट कर दें कि इनकलाब इलेक्शन के जरिए आएगा या खून रेजी के जरिए, दिस इज़ द एक्चुअल क्वेश्चन। लेट्स सी कि इसके ऊपर आमिर साहब अपना क्या तज़किया देते हैं। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस के हवाले से जो बड़ी एक पेशरफ्त हुई आमिर साहब, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली अभी एक आधे सवाल के बाद आऊँगी। मगर जो मैं टीज़र अपना छोड़ के गई थी बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से, मैं चाह रही हूँ कि उसके ऊपर आपका तजिया ले लूँ। क्या आपको भी लगता है कि असद उमर साहब ने जो बात की डेफिनेटली ऐसा ही है, या आपको लगता है अपने मुतालबात के लिए कुछ ना कुछ पस मंज़र में ज़रूर चल रहा है? मैं समझता हूँ वो इमरान खान साहब खुद ये कह चुके थे कि हमेशा बातचीत चलती रहती है। तो जाहिर है अगर वो कोई बातचीत चल रही होगी तो वो कोई हमारे से तो शेयर नहीं करेंगे।
तो उसके लिए उनको अगर बातचीत कामयाब हो जाएगी तो उसके बाद वो ज़ाहिर है वो ये फिर सारा लॉन्ग मार्च भी कैंसिल हो जाएगा, फिर उसका वो ऐलान भी किया जाएगा और उसके अंदर मेरा ख्याल वो उसका पता चल जाएगा, क्योंकि ऑन बोर्ड जो है उसके अंदर गवर्नमेंट को भी आना होगा, इनको अपोजिशन को भी आना होगा, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को भी आना होगा। और एक मैं जो असेसमेंट आप पूछ रही थी मुझसे, मैं दो चीज़ें उसमें मज़ीद ज़िक्र कर दूं। एक तो मैंने इमरान खान साहब से ये सवाल किया था कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक जितनी भी लॉन्ग मार्चेस हुई या हुकूमत की तब्दीली हुई वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हुई। तो उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने मेरी दुरुस्तगी फरमाई, उन्होंने कहा नहीं, ये जुडिशरी की जो मूवमेंट थी वो तो मुशर्रफ को ले बैठी थी जो कि एक टोटल डिक्टेटर था और ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट था, तो वो उनका एक पॉइंट वैलिड था। दूसरा ये कि अरशद शरीफ का जो सच मैं कह दूँ इसका जो मिलने मिलाने के वाला है, मेरा ख्याल है कि वो अभी ये बिल्कुल अर्ली स्टेज है। और इमरान खान की बातों से मुझे ये लगा कि वो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश है। फौरी इलेक्शन तो ज़ाहिर है हो भी नहीं सकते, और उसके अंदर हम ये एक और कदम भी है कि लीगल मसाइल भी हैं, उनका वो तैयार शायद हों कि 2-4 महीने आगे ले जाने में, मार्च अप्रैल मई तक जा सकते हैं, जून तक भी शायद जा सकते हैं। मगर वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि इलेक्शन के जो लवाजमात हैं, एक जो रूल्स ऑफ द गेम है वो तय होने चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर जो है कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, इनका तब्दील करना होगा। उसके बाद जो है केयर टेकर गवर्नमेंट के जो एक फेयर हो ताकि फेयर इलेक्शन हो सकें। तो उनका ये सिर्फ ये नहीं है कि डेट मांग रहे हैं, वो एक पूरा पैकेज है और उस पैकेज के लिए मेरा ख्याल सारी पार्टियों को होगा। अभी जब भी उनको बातचीत का कोई ना कोई आता है, इशारा आता है, तो उनको ये लगता है कि ये हमारी टेम्पो तोड़ने के लिए, हमें रुकवाने के लिए, और ये वादा करके कि 1 मिनट आप इसको रोकें, हम आपका कोई सलूशन निकालते हैं। तो वो जब तक ये उनको इशारा नहीं मिल जाएगा, इशारा नहीं, यकीन दहानी नहीं कराई जाएगी कि जनाब ये बिल्कुल हेयर इज़ दी डील, आपका ये मामला है, और अलीलान ये बताया जाता है कि जनाब ये उनकी ये डिमांड्स मान ली गई हैं, बाकियों पे नेगोशिएट होगा, जब तक वो टलने वाले नहीं हैं। तो मुलाकातें मेरा ख्याल है साइड लाइन्स पे हमेशा होती रहती हैं, अभी भी हैं, मगर अभी तक कोई नतीजा खेज नहीं हुई हैं। अब आ जाएँ अरशद पे। हमारे लिए क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी तकलीफ़ दे है, और उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे उसकी शहादत का ये पहलू है कि ये उसकी जो तफ्तीश हो रही है वो बड़ी ही मशकूक किस्म की तफ्तीश हो रही है, और ये लेला पोती कर रहे हैं, क्योंकि ये इल्ज़ाम हमेशा जो भी इस तरह का वाक़या होता है गवर्नमेंट ऑफ द डे पे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और ये क्योंकि इसलिए भी होती है कि इन्होंने अरशद को ये अब जो कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में वो सेफ़ था, वो बिल्कुल सेफ़ नहीं था। उसके ऊपर जो है 16 मुकदमात थे और वो मुख्तलिफ़ शहरों में करवाए गए। और ये अनवर महमूद साहब हमारे बड़े सीनियर बुज़ुर्ग हैं, वो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जनाब ये जो SHOs हैं उनको बुला के पूछना चाहिए, या वो कंप्लेनेंट है चेक करना चाहिए कि कैसे SHO ने जुरिस्डिक्शन उसकी बनती थी कि एप्लीकेशन कोई दे और कोयटा में और सारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के अंदर FIR कर ली जाए। तो ऑफकोर्स बदनीयती थी। फिर मेरी शहीद अरशद शरीफ से बात होती रही कि आमिर भाई वो मुझे ना ये इतला आई है, और वो बड़े धांसू किस्म के रिपोर्टर थे, उनके पास मुझे बड़ी मुसद्दका इतला थी, उनकी सोर्सेज थी कि मुझे ये उठाने वाले हैं और उनको फॉलो किया जा रहा है। हम सबको पता था, हम सब ने ट्वीट्स की हुई हैं, मैंने बड़ी सख्त ट्वीट्स की हुई हैं कि ये एक रेड लाइन होगी। तो उसको बिल्कुल दौड़ाया गया जिस तरीके से। और उसके बाद जो अब तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश में जो पहले अनाउंस किया गया था कि जनाब ये जुडिशल कमीशन होगा, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि वो चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करेंगे कि वो इसका कमीशन का कोई सिटिंग जज हमें दें जो उसको कर सके। हमारी उसके अंदर भी था, ये दरख्वास्त थी
कि उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को डालें, उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी डालें, हमारी कम्युनिटी के लोगों को भी डालें। हम बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा भाई शहीद हुआ है और हमारा सारी कम्युनिटी उससे बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार है, परेशान है। तो हम अपने नुमाइंदे देने के लिए तैयार हैं अपने उसके साथ। मगर वो भी जुडिशल पहले तो कमीशन बना नहीं था, तो उन्होंने 2 लोग भेज दिए जिनके मतलब बड़े, जिनका क्रीडेंशियल्स बड़े मशकूक हैं, तो उन लोगों को भेज दिया और उनकी रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने 2 लोग जो ड्राइवर और जिनके पास ठहरे थे, ये वकार साहब और खुरम साहब, उनकी वो इब्तदाई तफ्तीश भी है। अब जब ये कमीशन बनता है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, उसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार होता है। ये नहीं कि आप 2 बंदों को भेज दें अपनी मर्ज़ी से, और जिनका बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी के बंदे जब भेजे जाते हैं तो आपके उनको पता होता है कि क्या करना है। और उन्होंने कीनिया में जाके वकार साहब और खुरम साहब के इंटरव्यू करके इब्तदाई रिपोर्ट भी दे दी, ये हुआ वो हुआ। तो इस रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, जिससे हमें भी ये शक पड़ जाता है कि ये इसको कवर अप करना चाह रहे हैं। तो जो लगाए कमीशन के अंदर साहब, वो एक रिटायर्ड जज हैं और गालबन PCO जज हैं। तो ये इनसे, और जो सरकारी मुलाजमीन भी हैं, हमें नहीं पता वो सबकी कंसेंसस के साथ, मर्ज़ी के साथ अगर ऐसे लोग लगाए जाते कि जिन पे सबका एतबार होता। मैं उन पर कोई शक का इजहार नहीं कर रहा कि इनका कोई जो लगाए गए हैं ये कोई बहुत ज़्यादा मशकूक है, मगर जब गवर्नमेंट का तरीक़ाकार में बहुत गलती है तो ये आगे ही हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े दुखी हैं। और फिर जब इस तरीके से आप कवर अप करें, इस तरीके से आप उस तफ्तीश को एक ग्रुप पे या एक ख़ास तबके पे डालने की कोशिश करें, तो हमारा दुख में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। सिर्फ ये हमारा दुख नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इस वक्त दुख है। सही है, लेकिन आमिर साहब, आपको नहीं लगता कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के लिए जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, स्टेक होल्डर्स की भी पूछा जाता उनसे, उनको भी लिया जाता मुशावरत के अमल में और उनकी मर्ज़ी के साथ कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया जाता? यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये उनसे मशावरत नहीं की गई। और भी बेताशा सवाल हैं ये कमीशन के मतलब। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें नहीं पता, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का नहीं पता कि वो क्या खुले आम ये उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी, बंद कमरों में होंगी, और किस तरीके से किन गवाहान को बुलाया जाएगा। मैंने इस तरह की कि उन कंप्लेनेंट्स को बुलाना चाहिए कि जनाब, और वो SHO हज़रात को बुलाना चाहिए कि जनाब आपने एक कंप्लेंट की बुनियाद पे जो है एक FIR भी दर्ज कर ली, और जो है मुख्तलिफ़ शहरों में, कोयटा में फॉर एग्ज़ाम्पल क्या तुक बनती है। ये एक मजाक, इस तरह की जब FIRs होती हैं, ये हमने माजी से देखा है कि उसके पीछे कोई ना कोई होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने FIRs जमा कराई, और कि उन्होंने किसके कहने पे करवाई, और SHOs ने कैसे ये कमीशन के पास आएंगी। खुलेआम होना चाहिए। हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके ख़ानदान और उनकी कम्युनिटी, यानी कि हम जर्नलिस्ट जो हैं, हमारे नुमाइंदा भी लोग बैठे हों, ताकि हमारी तसल्ली और तशफ़ी होना बहुत ज़रूरी है। सही, बिल्कुल सही बात है। आमिर साहब, यकीनी तौर पे अरशद शरीफ साहब को मैं भी जानती हूँ, वो आप लोगों के हल्का अहबाब के बड़े करीबी थे, बड़ा प्यार था आपका उन लोगों से। मुझे ये बताइएगा कि मेरे पास मुसद्दक़ा इत्तलात नहीं है, ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ साहब का जो पोस्टमार्टम किया गया, उनके जिस्म से एक गोली बरामद हुई है। तो आपको नहीं लगता कि कीनिया के अंदर जो पोस्टमार्टम हुआ वो कई संगीन सवालात खड़े कर रहा है इस मामले को लेकर? नहीं, वो आपकी जो मुसद्दक़ा इतला है वो मैं ट्रैवल कर रहा था। नहीं, मुसद्दक़ा नहीं है, मैं ज़राए से बता रही हूँ कि ज़राए से ऐसी खबरें, मुसद्दक़ा नहीं है। अच्छा, ज़राए से मेरे पास, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे तक ये इतला नहीं है। मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ कि एतजाज़ हसन ने ख़ास तौर पे, उन जैसे वकला ने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी है, वरना जब भी ये केस चलेगा तो कीनिया का, वैसे ही कीनिया बहुत बदनाम मुल्क है पुलिस को इस्तेमाल करने में, लोगों को मरवाने में, क्राइम रेट के अंदर, और वहाँ ये बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सवालात होते हैं। तो ये बिल्कुल इस यहाँ पे पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी था। तो पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी तो
तो अभी तो ये मैं समझता हूँ चेम गोइयाँ स्पेकुलेशन है कि उसके अंदर क्या है। जब वो रिपोर्ट आएगी वो पब्लिक रिपोर्ट होगी, मेरा ख्याल उसको छुपाया तो नहीं जा सकता, तो फिर उसके ऊपर मेरा ख्याल तबसरा मुनासिब होगा। सही है, ठीक है। यकीनी तौर पे जर्नलिज्म एक मुश्किल पेशा है और अरशद शरीफ साहब का जिस तरह से बेईमाना तरीके से कत्ल हुआ, फिर मेरा ख्याल है ये भी ज़्यादती होगी। आमिर साहब, अगर हम हलाक होने वाली सदफ नईम के हवाले से बात ना करें जो कवरेज के दौरान हलाक हो गई, तो जर्नलिज्म कितना मुश्किल है उन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं, ये जो समझते हैं कि हम आते हैं कुर्सी पर बैठ कर घूम कर चले जाते हैं। जी, ये बहुत ही तकलीफ़ दे वाक़या था। वो बिल्कुल उनकी इतनी उम्र भी नहीं थी और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो है जिस तरीके से वो उनकी, मैं तो काम इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जिसका भी मौत वाक़या हुई हो, जाँ बहक हों, तो उनको शहीद ही कहा जाता है, तो शी इज़ ऑल्सो शहीद। तो उसमें उनकी जो बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, तो बहुत तकलीफ़ है। मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये बाकियों के लिए भी सबक होना चाहिए। हमने कई दफ़ा कम्युनिटी ने बड़ी कोशिश की कि इस तरह के जलसों को या ज़्यादा वॉर जोन्स को कवर करने के एक SOPs होते हैं, और कोई भी ख़बर आपकी जान से ज़्यादा अहम नहीं होती। तो सिक्योरिटी फ़र्स्ट, पहले आप अपनी जान की हिफाजत करते हैं, इसीलिए वो जैकेट्स भी पहनी जाती हैं, इसीलिए वो टोपियाँ भी, हेलमेट पहनी जाती है। तो वो ये उनसे उनकी पता नहीं, अभी भी उनकी भी काफ़ी सवाल हैं उनकी कैसे एक्सीडेंट कैसे हुआ। मगर बहरहाल ये ज़रूर है, हम सब के लिए सबक है कि आइंदा जो है सिक्योरिटी के SOPs, अपनी जान बचाने के SOPs, कोई ख़बर, कोई तबसरा लेना या कोई इंटरव्यू इतना अहम नहीं है कि रिस्क लिया जाए। तो ये मैं ज़रूर करना चाहूँगा अपने कम्युनिटी के लोगों से। सही है, ठीक है। चलिए अभी एक ब्रेक की तरफ चले जाते हैं आमिर साहब। ब्रेक से वापस कोशिश करेंगे इससे जुड़े अगर कोई और मज़ीद सवालात हैं जिन पे बात मज़ीद हो सकती है उसके पर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ मौजूदा गवर्नमेंट ने जो FIA के हवाले से फ़ैसले किए हैं, वो फ़ैसले हैं क्या, उनके क्या असरात नुमायाँ होंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। FIA के हवाले से डेफिनेटली बात करेंगे, मगर जो आमिर साहब कैबिनेट का साइज इन्होंने बहुत ही बड़ा बना दिया। तो खान साहब पे तनकीद करते थे, अपना नंबर 76 पर जा पहुंचा इन लोगों का। ये फिर जब डेस्परेशन हो, और डेस्परेशन भी अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो थी कि ये अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने के अलावा अपने केसेस रिमूव करना था। जिस तरीके से नैब के अंदर तरामीम की गई, जिस तरीके से नैब इस वक्त एक्ट कर रहा है, तो वही मसला था और यही होना था। जब इस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो जाहिर है हर एक को खुश रखना है, हर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि जी, तो ये फिर वो थोड़ा सा जो तासुर बनाया हुआ था शहबाज शरीफ साहब ने कि उनकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, तो उसका सत्यानाश हो गया। दूसरा ये है कि इस वक्त जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, अब देखिए सारे मीडिया का फोकस उस पे है और ये 15 दिन तक रहेगा। जितनी मर्ज़ी ये उसके ऊपर कदगने लगा लें, प्रेशर्स डाल लें कि जी लाइव नहीं चलेगा, यूँ नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के प्रेशर नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा होने लग पड़े हैं। मगर फिर भी सोशल मीडिया है और वो लोगों की, मीडिया की मजबूरी है, और वरना नहीं, जब अगर लोग दिखाते, मीडिया दिखाता, तो वो उसकी ज़्यादा बुराई होती है कि स्पेकुलेशन आ जाती है कि पता नहीं क्या है, क्यों है। तो एक तो ये है कि लोग, सबका फोकस इमरान खान की, ये जो मैं कह रहा था ना कि उनकी इज़ नथिंग टू लूज़, ये है कि वो तमाम अगले 15 दिन, शायद महीना जो है, ख़बरों का महवर जो है वो इमरान खान ही रहेंगे। उसमें इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल आज 2-3 काम जो किए अपना इमेज इम्प्रूव करने के, वो शहबाज शरीफ साहब ने फॉर एग्ज़ाम्पल किसान पैकेज एक अनाउंस किया, बड़ी अच्छी बात है, मगर वो किसी, मैं देख रहा था किसी शो के अंदर उसका जिक्र तक नहीं हुआ। उसके बाद मैं देख रहा था कि सिंध के अंदर उन्होंने सपोर्ट प्राइस जो है ग़ालिबन 4000 वीट की कर दी है, तो बड़ी अच्छी बात है।
तो वो भी कहीं जिक्र नहीं हो रहा। तो इनके जो इक़दामात हैं वो उसके ऊपर फोकस नहीं आ रहा, फोकस सारा लॉन्ग मार्च पे किया गया है। और ये जो इसहाक डार साहब को लाया गया है कि एकदम पॉलिटिकल फ़ैसले करने, तो ये चलें ठीक है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने यही किया था कि कर्ज़े बढ़ जाएं, आपका डेफिसिट्स बढ़ जाएं, मगर ये एक बिल्कुल कवर अप, मेरा नहीं ख्याल है ये इतना आसान काम रह गया है कि आप एक हद से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दें। मैं ख़बर देता जाऊँ कि परसों इसहाक डार साहब ने तमाम बैंक, पाकिस्तानी बैंक्स को और तमाम ये जो मनी एक्सचेंजर्स के जो नुमाइंदे हैं इनको बुलाया हुआ था और उनको ये हुक्म दिया गया है कि डॉलर को आपने 200 पे लाना है, नो मैटर व्हाट इट टेक्स, उसको लाना है। चले बड़ी अच्छी बात है अगर वो ला सके। और उसके अंदर ये आइडिया भी डिस्कस हुआ कि ख़तरा था कि जी शायद ये पाकिस्तान यूरो बॉन्ड्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट कर जाए। उन्होंने कहा जी हम डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। और ये आइडिया भी डिस्कस हुआ कि शायद पाकिस्तानी, क्योंकि बाहर के हमारी इस वक्त क्रेडिबिलिटी नहीं रही, तो हमारे ही बैंक जो हैं वो यूरो बॉन्ड्स को ख़रीदना शुरू कर दें, उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। तो ये काफ़ी सारा एक उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। वो इस्माइल मिफ्ता इस्माइल जो हैं उनको हटाया गया था कि वो ठीक है पॉलिटिकल एक वो भी कर रहे थे, मगर वो इकनॉमिक दुरुस्तगी भी कर रहे थे कि आप पाकिस्तान को, तो ये अगर फ़र्ज़ करें कुछ कर भी लेते हैं, क्योंकि मुश्किल है, क्योंकि सब्सिडीज़ देंगे, फलानी चीज़ करेंगे तो IMF भी नाराज़ हो सकता है और ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि रूम टू मैनूवर बड़ा काम है। मगर अगर कर लेंगे तो उसके बाद उसका खमियाजा आइंदा आने वाले महीनों सालों पे रहेगा। सही है, ठीक है। अब जरा FIA की तरफ चलते हैं। आमिर साहब, हुकूमत ने क्या इनिशिएटिव लिया, क्या कुछ फैसले किए हैं FIA को लेकर, क्या मामला हैं? जी, ये खबरें आ रही हैं कि ये कानून साजी करने जा रहे हैं जिसके अंदर FIA को बेताशा जो है उसमें इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि दुनिया भर में जो फेडरल फोर्सेस होती हैं, जिस तरह कि अमेरिका में FBI, वो हमेशा लोकल पुलिस का सहारा लेते हैं। तो FBI हमारे यहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा बदनाम है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो कान मरोड़ के उनसे जो मर्ज़ी करवा लेती है। अब वो मज़ीद उसके अंदर इन्हतात आता जा रहा है और वहाँ पे बिल्कुल जो है ये एक दूसरा, ये मैं समझता हूँ बड़ी ख़तरनाक बात है। ये एक वफाकी एक क्राइसिस है कि सूबों के अंदर वो अपनी फोर्सेस खुद रखेंगे और उनको पुलिस के इख्तियारात देंगे। यानी अभी जो है FIA ने कोई गिरफ्तारी करनी होती है तो वो पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। अब उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, शायद भर्तियां भी और करेंगे। तो एक पंजाब के अंदर जो है लेट से कि ये गिरफ़्तार करने जाते हैं, लोकल पुलिस उनके साथ आगे गिरफ़्तार नहीं करनी देती, तो ये वहाँ पे 2 यूनिफॉर्म फोर्सेस की लड़ाई होने का अंदेशा है। तो ये सिर्फ अपने चंद महीनों के लिए ज़ाहिर है, चलो नवंबर तक भी अगर हैं तो ये इस तरह के काम ना करेंगे, आगे इनके आगे आड़े आएँ। पहले ही बहुत ज़्यादा टेंशन है वफाक के अंदर और सूबों के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी काम रुके हुए हैं कि फ्लड्स के हवाले से फॉर एग्ज़ाम्पल रुका हुआ है और भी बेताशा रुके हुए हैं। और साथ में और भी इख्तियारात जो हैं FIA को दिए जा रहे हैं उनको, उसके अंदर किसी को भी किसी वक्त भी उठाया जा सकता है। सोशल मीडिया पे कतगने आ रही हैं, फिर वो उनके कैद बढ़ाई जा रही है, जुर्माने बढ़ाए जा रहे हैं। वो पहले ही आपको पता है उन्होंने 500-600 बंदों का जो है लिस्ट बनाई हुई है जिनके एड्रेसेस जो हैं लीक कर दिए गए हुए थे। तो ये मज़ीद जो आ रहे हैं तो ये इससे कोई अच्छा वो नहीं है। ये पहले ही बहुत कतगने हैं इज़हार राय पे, ये मज़ीद जो करने जा रहे हैं इसके मैं नहीं समझता कि कोई काउंटर इफेक्टिव होगा, इसके सिर्फ इनको नुकसान ही हो सकता है। सही है, लेकिन आमिर साहब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? FIA को इतने ज़्यादा इख्तियारात और पुलिस से भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के किसी को भी पकड़ सकते हैं, सज़ाओं का तयन भी है, मैक्सिमम उनको सज़ा हो सकती है। इसकी वजह क्या बनी, क्यों उन्होंने चाहा कि FIA को इतने इख्तियारात दिए जाएँ? वो उसकी वजह यह है कि FIA की क्योंकि सूबों में जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो आज़म सफ़ाती को फॉर एग्ज़ाम्पल जब गिरफ़्तार करना था या सैफुल्लाह नियाज़ी को जब गिरफ़्तार करना था तो वो उससे उनको ये दरमियान में रुकावटें नज़र आईं
और भी सूबों के अंदर जो है काफ़ी लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ वो करना चाहते हैं, एक्शन करना चाहते हैं कि वो नैब के पास भी याद रहे कि वो अदालत के ज़रिए बुला सकती हैं कोई अपने उस तरह के अपनी फोर्सेस यूज़ करके गिरफ्तार करने वाला, उनके पास भी इख्तियारात नहीं है। तो ये जाहिर है अपनी अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहे हैं। ये जो यहाँ पे 18वीं तरमीम हुई ये जिसके अंदर सूबों को बहुत इख्तियारात दिए हैं, तो ये खुद ही बनाई इन्होंने, ये लोग ही थे मेनली 18वीं तरमीम बनाने। अब उसी को ये रिवर्स कर रहे हैं कि ये सूबों के इख्तियारात को सल्ब कर रहे हैं। तो ठीक है, पीपल्स पार्टी को आज सूट करता है, मगर कल को सिंध में इनके ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह कल को पंजाब में किसी और गवर्नमेंट की हुई तो इससे सारा आपकी जो एक बैलेंस आपने किया हुआ है, तवाज़ुन किया हुआ है वफाक और सूबों के अंदर और FIA का जो रोल है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रीवर्शियल कर देंगे और सूबों के इख्तियारात को सल्ब करने की कोशिश है। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर मतीन साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।